तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और हमेशा की तरह मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है एग्ज़ाम शेड्यूल, तो एग्ज़ाम शेड्यूल जैसे ही चालू होता है वैसे ही जो है स्टूडेंट्स का टेंशन भी चालू हो जाता है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी कारण से जो है तैयारी नहीं कर पाते हैं साल भर, तो लास्ट मोमेंट पे जाकर के उनको टेंशन होता है कि अब हम इस लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करें। तो उसके लिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आज मैं जो है वीडियो किस चीज़ के ऊपर लेके आया हूँ और ये जो है आपके लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा क्या किया गया है कि एक सिलेबस तैयार किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर आधारित जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी में, मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में लागू है। तो उसी के तहत मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके ऊपर जो है वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो थर्ड ईयर के सभी संकाय, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम का स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए का हो, वो किसी भी संकाय का स्टूडेंट हो, यदि वो थर्ड ईयर का है और उसने अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में या वोकेशनल सब्जेक्ट में अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लिया है, तो ये वीडियो उसके लिए उपयोगी होने वाला है। किस तरीके से उपयोगी होने वाला है कि मैंने इसकी जो है इसमें जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको आज मैं स्टडी लेक्चर लेके आया हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। अब ये 3 यूनिट्स हैं, तो ये तीनों यूनिट्स के जितने भी टॉपिक हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है या ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आपको इसको कैसे सुनना है, कैसे तैयार करना है, ये भी मैं बता देता हूँ कि यदि आप जो है एक ही पॉइंट पे अगर बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ आप वर्क भी कर रहे हैं, तो आप इसको चालू करके अगर 2-3 बार सुन लेंगे तो उसमें ही आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स हैं और सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार फर्स्ट यूनिट में क्या दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट जो है ये आपकी डिपेंड काय के ऊपर है, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। अब एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब होता है एटीट्यूड को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, अभिवृत्ति, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व विकास। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पेपर का नाम ही क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसके ऊपर ही सारा सिलेबस आपका बेस्ड होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि वो क्या है, वो है आपका पहली जो यूनिट है वो है आपकी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अलग अलग पॉइंट्स को आपको इसमें पढ़ना होगा। तो पहला टॉपिक क्या है आपका कि मीनिंग ऑफ एटीट्यूड, अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है। तो यदि आपको ये प्रश्न आता है कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड या मनोवृत्ति या अभिवृत्ति, मनोवृत्ति भी कहते हैं, अभिवृत्ति भी कहते हैं और एटीट्यूड भी कहते हैं। तो व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का नजरिया। तो मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के आपका नजरिया कैसा है, तो ये होता है आपका एटीट्यूड। मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि भाई एटीट्यूड का मीनिंग ऑफ एटीट्यूड बताओ या अभिवृत्ति का अर्थ बताओ, तो आपको ये लिखना है कि व्यक्तित्व विकास में अभिवृत्ति या एटीट्यूड का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के नजरिए को आपका एटीट्यूड कहा जाता है। ये मानसिक प्रवृत्ति आपकी शख्सियत को आकार देती है, कार्यों को निर्देशित करती है और ये निर्धारित करती है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक
हो सकती है जो आपके व्यक्तित्व की परिपक्वता को दर्शाता है। तो एटीट्यूड का मतलब ये हो गया कि भाई आपको कोई सी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के संदर्भ में आप उस परिस्थिति को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या नेगेटिव वे में ले रहे हैं, आप उस परिस्थिति को कैसे संभाल रहे हैं, वही आपका एटीट्यूड है। किसी भी चीज को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के आपका क्या एटीट्यूड है, किसी वस्तु को लेकर के आपका क्या एटीट्यूड है, किसी चीज को लेकर के आपकी सोच क्या है, ये कह सकते हैं। और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, वही आपका मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या फिर एटीट्यूड कहलाता है। अब व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड का महत्व क्या है? भाई अगर अपन बात कर रहे हैं एटीट्यूड की, तो अपनी जैसे पहली यूनिट है, इसका टॉपिक ही यही है भाई कि भाई एटीट्यूड और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसमें जब आपका पहला ही हमने टॉपिक ये पूछ लिया कि मीनिंग क्या होता है अभिवृत्ति का और एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि किसी भी चीज या वस्तु को लेकर के आपकी सोच कैसी है, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है। आपका नजरिया कैसा है, वही आपका एटीट्यूड कहलाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जो आपका नजरिया रहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही आपके व्यक्तित्व की परिपक्वता या आपके मैच्योरिटी लेवल को दर्शाता है। अब अपन बात करते हैं कि व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड का महत्व क्या होता है। भाई अपन बात अगर अभिवृत्ति की बात कर रहे हैं तो या एटीट्यूड की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके इंपॉर्टेंस में बताता हूं। पहला है सोच और व्यवहार। तो ये आपके विचारों को आकार देता है, जो अंततः आपके कार्यों में झलकता है। कि भाई पहली चीज तो ये हो गई कि ये आपके सोच और व्यवहार बताता है कि भाई आपका एटीट्यूड क्या है, मतलब कि आपकी सोच क्या है किसी भी चीज को लेकर के। एक तो आपकी सोच के बारे में बताएगा, और आप उस सोच को लेकर के आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी आपका इसी के द्वारा दर्शाया जाएगा। मान लो कि किसी को, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि किसी को एक काम दिया। अब वो काम दिया तो अगर कोई जो है कोई मक्कार व्यक्ति है, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई मेरे को काम दे दिया, तो उसका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उसका नेगेटिव एटीट्यूड आ जाएगा, और वो उसी तरीके का व्यवहार करने लग जाएगा कि अरे यार मेरे को काम दे दिया, अब ये तो बहुत बेकार काम है, ये जबरन ने मेरे को परेशान कर दिया। वहीं अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, उसकी सोच क्या रहेगी कि अरे वाह मुझे काम दिया है, मेरे को इसको अच्छे से अच्छे तरीके से करके बताना है, और इसमें मुझे जो है पूरे तरीके से अपने आप को झोंकना है और ये काम अच्छे से करके बताना है और अच्छे से करके देना है। तो इसमें उसकी सोच भी समझ में आएगी, इसकी सोच पॉजिटिव है, और उसका व्यवहार जो रहेगा वो एक लगनशील का व्यवहार रहेगा कि हाँ वो लगन लगा के उस काम को करेगा। तो ये जो एटीट्यूड रहता है, ये इसका पहला ही पॉइंट क्या हो गया कि इसका महत्व क्या हो गया कि व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड का महत्व एक तो ये हो गया कि वो आपके सोच और व्यवहार को दर्शाता है। दूसरी चीज क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण। ये आपको आत्मविश्वास बढ़ाता है और समस्या को हल करने की क्षमता देता है, और असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखने में मदद करता है। अगर आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो आप क्या है कि अगर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा एटीट्यूड को लेकर के, तो आप क्या करेंगे कि आप चीजों को जो है अच्छे तौर पे लेंगे, पॉजिटिव तौर पे लेंगे, आपका अपने अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा, और साथ में आप समस्याओं को हल करने की क्षमता भी आपके अंदर आएगी। और आप यदि कोई काम करते हैं और उसमें असफल भी हो गए, तो आप क्या करेंगे कि आपको सीखने का मौका मिला, आप ऐसा पॉजिटिव उसमें दृष्टिकोण रखेंगे। तो सकारात्मक दृष्टिकोण भी इसमें हो गया। उसके बाद में आती है परिष्कृत व्यक्तित्व। सकारात्मक नजरिया रखने वाले लोग आमतौर पर अधिक उत्पादक, शालीन और आकर्षक व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड के महत्व की। तो व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड के महत्व की अगर बात करें, तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि सोच और व्यवहार। तो ये आपके व्यवहारों को दर्शा रहा है, सोच को दर्शा रहा है। फिर आपके सकारात्मक दृष्टिकोण, तो आपका पॉजिटिव नेचर को भी बता रहा है कि भाई आपने कोई काम को लगनशीलता से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर वो काम सफल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सफल होता है तो आप उसमें अपनी जो है ये मानेंगे कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखे हैं और आगे और अच्छा करेंगे। और परिष्कृत व्यक्तित्व कैसा होता है, सकारात्मक नजरिया रखने वाले लोग जो है वो अधिक उत्पादक होते हैं, शालीन होते हैं और
आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, मतलब कि जो व्यक्ति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखता है तो उसके व्यक्तित्व में वो चीज नजर आती है, और जो व्यक्ति माइंड से नेगेटिव है तो उसके पूरे हाव भाव में भी वो नेगेटिविटी नजर आती है। उसके बाद में तो ये हो गया परिष्कृत व्यक्तित्व। उसके बाद में आता है पार्षकृत व्यक्तित्व। पार्षकृत व्यक्तित्व का मतलब ये होता है सकारात्मक नजरिया रखने वाले लोग आमतौर पर अधिक माफ कीजिएगा, ये एक बार वापस से रिपीट हो गया मेरे से। तो एक तो हो गया सोच और व्यवहार, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, एक परिष्कृत व्यक्तित्व, एक होता है आपका लास्ट वाला, वो होता है स्वभाव में बदलाव। तो स्वभाव में बदलाव का मतलब क्या हुआ कि अनुभव के साथ नजरिया बदलता है। सकारात्मक एटीट्यूड अपनाने से जीवन में हर परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। तो संक्षेप में अगर ये बात कही जाए कि एटीट्यूड के आधार पर, एटीट्यूड ही एक ऐसा आधार होता है जिससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और आप दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो आपके जो स्वभाव में बदलाव जो है वो अनुभव के साथ नजरिया बदलता है, और सकारात्मक एटीट्यूड अपनाने से जीवन की हर परिस्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। तो आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप जीवन में हर चीज में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपके पॉजिटिव जो है आपके नेचर में भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। उसके बाद में आते हैं हम अगली चीज में कि भाई ये तो हो गया एटीट्यूड का मीनिंग। अब दूसरी चीज आती है कि आपकी जो अभिवृत्ति जो रहती है, रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसकी भूमिका क्या होती है, एटीट्यूड की भूमिका क्या होती है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। मतलब कि आप जो अभिवृत्ति जो रहती है इंसान की, उससे उसका क्या क्या भूमिका रहती है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एटीट्यूड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये हमारे सोचने, व्यवहार करने और चुनौतियों का सामना करने के तरीकों को निर्धारित करती है। तो एक तो ये बात हो गई कि भाई रोल क्या है अपने एटीट्यूड का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कैसे होता है एटीट्यूड के द्वारा। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये हमारे सोचने के तरीके को, साथ में अपने व्यवहार करने के तरीके को और हमको चुनौतियों से सामना करने के तरीके को निर्धारित करती है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आत्मविश्वास बढ़ाता है, मुश्किल स्थितियों में समाधान खोजने में मदद करता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई मुश्किल स्थिति हो गई तो उसमें हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो हम जो है उस मुसीबत से भी लड़ने में सक्षम होते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि मान लो कि हमारे सामाजिक तौर पे भी हम जो है पॉजिटिव नेचर रखते हैं लोगों के साथ में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक जो संबंध रहते हैं वो भी अच्छे होते हैं। ये व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ये क्या करता है कि ये अपने व्यक्तिगत जीवन में तो अपने को मदद करता ही है, और साथ में अगर हम जो है हमारी प्रोफेशनल लाइफ जो रहती है उसमें भी सफलता पाने में मदद करता है। व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड की कौन कौन सी मुख्य भूमिकाएं होती है, वो होती है पहला तो सकारात्मक सोच, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग। तो ये नकारात्मक स्थितियों में भी अच्छाई दिखाने की शक्ति देता है और निराशा को दूर रखकर मानसिक विकास को प्रेरित करता है। उसके बाद में आती है दूसरी चीज आत्मविश्वास और प्रेरणा, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। तो एक अच्छा एटीट्यूड जो रहता है वो आत्मविश्वास को बढ़ाता है और लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार मेहनत करने के लिए ऊर्जा भी देता है। मतलब कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है इंसान का कि भाई हमें कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद में हमको मोटिवेट भी करता है कि हमें ये चीज करना चाहिए, कि हम इस चीज को करेंगे, कैसे भी करके हमको हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि ये बदलते परिवेश या प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करता है। तो मतलब कि एक तो अनुकूलन क्षमता, इसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, कि क्या हो रहा है कि जैसे लाइफ जो है आगे चलती जाती है या हम कहीं पे नई जगह पे गए हैं और वहां पे हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करें। तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो एटीट्यूड है वही आपको उस जगह पे रहने में आपको सक्षम बनाएगा। बेहतर संबंध, बेटर रिलेशनशिप्स,
सकारात्मक एटीट्यूड जो रहता है ये लोगों को सामाजिक संबंध ज्यादा मजबूत और आकर्षक होते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं कि जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उन लोगों का जो समाज से संबंध रहता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत और बहुत ही ज्यादा आकर्षक भी होता है। उसके बाद में लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व कौशल। सही एटीट्यूड व्यक्ति को एक अच्छा लीडर बनाता है जो दूसरों को प्रभावित और प्रेरित कर सकता है। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो आप जो है लोगों को अपने आप ही जो है क्या करेंगे, आपके अंदर नेतृत्व कौशल की जो है संभावनाओं को लाता है, जिससे कि आप अच्छे लीडर भी बन सकते हैं और दूसरों को प्रभावित और प्रेरित भी कर सकते हैं। फिर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये समस्याओं से भागने के बजाय उनके समाधान खोजने की मानसिकता विकसित करता है। तो मतलब कि अब आपको जैसे कि इसमें क्या हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई रोल क्या होता है, भूमिका क्या होती है एटीट्यूड की, तो आपको पहली बात तो ये कि भूमिका में आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल ऑफ एटीट्यूड इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आप पहले तो लिख देंगे कि ये हमारे सोचने, व्यवहार करने और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को निर्धारित करता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मुश्किल स्थितियों में समाधान खोजने में भी मदद करता है। उसके बाद में इसकी मुख्य भूमिकाएं आपको जैसे बतानी है तो या रोल बताने हैं तो पहला पॉइंट आप डाल देंगे, उसमें लिख देंगे सकारात्मक सोच, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, कि नकारात्मक स्थितियों में हमारी पॉजिटिव अच्छाई को दिखाने की शक्ति देता है और निराशा को दूर रखकर मानसिक विकास को प्रेरित करता है। फिर ये हमारे आत्मविश्वास और प्रेरणा को भी बढ़ाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका रोल। पहला रोल तो क्या है, पहला रोल हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा रोल हो गया आत्मविश्वास और प्रेरणा, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, तीसरा रोल हो गया इसका अनुकूलन क्षमता जिसको अडेप्टिबिलिटी कहते हैं, चौथा पॉइंट हो गया इसका बेहतर संबंध जिसको बेटर रिलेशनशिप कहते हैं, पांचवा पॉइंट हो गया नेतृत्व कौशल जिसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं और पांचवा पॉइंट हो गया समस्या समाधान जिसको हम प्रॉब्लम सेविंग कहते हैं। तो मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं इन पॉइंट को याद रखना है और उसमें आप मैंने जो आपको समझाया है वैसे वैसे आप लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो अगला पॉइंट आता है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। तो व्यक्तित्व विकास में एटीट्यूड या दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सकारात्मक दृष्टिकोण मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपका है तो आपके अंदर आशावादी, आत्मविश्वास और समाधान खोजने पर केंद्रित होता है जो विकास और सफलता को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहता है ये क्या करता है, ये आपकी समस्याओं, ईर्ष्या, असुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है जो विकास को रोकता है और तनाव पैदा करता है। तो ये अब आपके ऊपर है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि बच्चों को जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पार्ट है ये क्यों पढ़ा रहे हैं, कोर्स क्यों करवा रहे हैं, ये बच्चों के अंदर जो है आपके अंदर जो है एटीट्यूड या आपका जो आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल वो उसको निखारने के लिए जो है ये बनाया गया है ये सब्जेक्ट। तो आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए ये चीज पढ़नी है, परीक्षा में तो कोई भी पास हो जाता है, पर आपको इनकी बातों को, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इन बातों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि आप जो है एक अच्छे तौर पे, एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति के तौर पे बाहर अपने आप को पाएंगे। तो अब ये यही जैसे लिखा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग रहते हैं वो आशावादी होते हैं, आत्मविश्वास होता है उनके अंदर और समाधान खोजने पर केंद्रित होते हैं जो विकास और सफलता को बढ़ावा देता है। उसके बाद में यदि नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप लोग समस्याओं को खोजने में रहेंगे, आप समस्याएं खोजेंगे, आप ईर्ष्या करेंगे, आप असुरक्षित फील करेंगे और आप इस वजह से जो है आप तनाव में भी रहेंगे और साथ में आप जो है आपके विकास को भी बाधित करेंगे। अब अगर बात करें पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो पॉजिटिव एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है आत्मविश्वास और आशा, मतलब कि आपके अंदर
पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक उम्मीद की किरण रहेगी कि नहीं हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। समाधान केंद्रित, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका समाधान जो है खोजेंगे, ना कि बस समस्या लेकर के बैठे रहेंगे। सीखने की प्रवृत्ति, ये आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति को डलवाएगा, मतलब कि आपकी जो फीडबैक या आलोचना को सकारात्मक रूप से लेकर सुधार करने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मेरे को किसी ने कुछ कह दिया तो मैं उसका बुरा मानूंगा, नहीं, मैं उस चीज में देखूंगा कि हाँ कहीं ना कहीं अगर मुझे फीडबैक अच्छा मिल रहा है तो मैं उसको लेकर के और आगे बढ़ना चाहूंगा। उसके बाद में दूसरों की सफलता से प्रेरणा, तो दूसरों की जो सफलता रहेगी उससे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो मैं उस दूसरों की सफलता की आलोचना नहीं करूंगा, उससे मैं कुछ सीखने की कोशिश करूंगा कि भाई मैं इससे कुछ सीखूं और मैं फिर उस चीज को अपने जीवन में लाऊं और मैं भी उसी तरीके से अच्छा बनने का प्रयास करूंगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, तो अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे अपना जीवन के प्रति तो आपका जो तनाव है वो कम होगा। आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है जैसे कि आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें जो है आपकी जो है इनमें सुधार होगा। और वहीं अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड की बात करेंगे तो नेगेटिव एटीट्यूड में जो है आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी कि पहला तो है दोषारोपण, अपनी गलतियों के लिए दूसरों या परिस्थितियों पर आप जिम्मेदार ठहराएंगे। निराशावाद, ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता और मेहनत से ही जी चुराने लगेंगे। उसके बाद में ईर्ष्या और असुरक्षा, दूसरों की उपलब्धियों से आप असुरक्षित महसूस करेंगे। उसके बाद में संकीर्ण सोच, आपकी समस्याओं में फंसे रहना और बेहतर बनने के लिए फीडबैक भी स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ऑपोजिट है पॉजिटिव का नेगेटिव, कि भाई आपके अंदर आप दूसरों के ऊपर दोष मढ़ेंगे कि भाई इसकी वजह से ऐसा हो गया। आप कोई आपको समझाने का प्रयास करेगा तो आप जो है उसके फीडबैक को भी आलोचना के तौर पे लेंगे। उसके बाद में आप निराशावादी रहेंगे, आप किसी चीज के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। उसके बाद मेहनत करना बंद कर देंगे। उसके बाद में आप ईर्ष्या करेंगे दूसरों के ऊपर, दूसरों की उपलब्धियों से असुरक्षित महसूस करेंगे। और फिर आपकी संकीर्ण सोच हो जाएगी कि भाई आप जो है समस्याओं में फंसे रहना और बेहतर बनने के लिए फीडबैक भी स्वीकार करना बंद कर देंगे। उसके बाद में तो मैंने आपको जो है अभी तक ये 3 चीजें पढ़ा दी हैं, ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। अब हम आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मतलब कि इसके कैसा एटीट्यूड्स के क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एटीट्यूड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हमारे सोचने और व्यवहार करने के तरीके को निर्धारित करता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता, उच्च प्रेरणा, बेहतर संबंधों और मानसिक लचीलेपन को बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण असफलता, तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और आत्मविश्वास की कमी के कारण बन सकता है। तो आपके एटीट्यूड के अगर आपसे जो है पूछा जाए कि इसके लाभ क्या होते हैं, कि भाई क्वेश्चन आ गया कि एटीट्यूड का लाभ क्या होता है और एटीट्यूड का जो है हानियां क्या होती है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे। तो पहले अपन बात करते हैं एडवांटेज की, मतलब कि लाभ की बात करते हैं। तो लाभ क्या होता है, एक तो पहला लाभ है उच्च प्रेरणा और प्रदर्शन। सकारात्मक रवैया आपका रहेगा तो व्यक्ति का जो वो उससे प्रेरित होगा और कार्यस्थल पे उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करेगा। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप रहेंगे तो आप अपना कार्य अच्छे से करेंगे और आप कार्यस्थल पे जो है आपके प्रदर्शन में भी सुधार होगा। बेहतर संबंध, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो है वो आत्मविश्वास से भरा रहेगा और उसके संबंधों में भी अच्छा बढ़ावा होगा। तनाव प्रबंधन, ये चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो मतलब कि क्या होगा कि तनाव का प्रबंधन होगा, इसमें आपके अंदर जो तनाव है वो भी दूर होगा। सफलता के अवसर, मतलब कि आशावादी रवैया रहेगा कि भाई मैं ऐसा करूं, निराशावादी नहीं रहेगा, आशावादी रहेगा कि आप आशा करेंगे कि हाँ मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकता हूं और सफलता के द्वार उसी से खुलते हैं। यदि आपके अंदर आशा है किसी चीज की, आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तभी आप जो है आपके जो प्रदर्शन है उसको अच्छा कर सकते हैं। सीखने की इच्छा, ये सही दृष्टिकोण नए कौशल को सीखने और अपनाने में की भावना को बढ़ाता है।
अब आपके एटीट्यूड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, मतलब कि आपका रवैया अगर नेगेटिव है तो उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला तो है नकारात्मकता का प्रभाव। नकारात्मक दृष्टिकोण रिश्तों को खराब करता है, टीम वर्क में बाधा डालता है। भाई अगर मान लो कि नकारात्मक नेगेटिव पर्सन है तो वो जो है पूरी चीजों को डिस्टर्ब करेगा, वो सब चीजों को खराब करेगा। उसके बाद में आत्मसंदेह और असफलता, मतलब कि ये असुरक्षा, निराशा और असंतोष को बढ़ावा देगा, जिससे व्यक्ति के सपनों और लक्ष्यों को हासिल करने में रुकावट आती है। मतलब कि अपने आप में ही उसको संदेह रहेगा और उसको असफलता ही प्राप्त होगी। अलगाव, तो बहुत अधिक घमंडी या किलर रवैया, जिसे अकड़ समझा जाता है, दूसरों को आपसे दूर भगा सकता है। मतलब कि कहने का मतलब यूं कि आप अगर ज्यादा नेगेटिव बिहेवियर रखेंगे तो धीरे धीरे लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। स्वास्थ्य समस्या, नेगेटिव पर्सन जो है वो हमेशा तनाव में रहता है, अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, और उसमें जो है और सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि तनाव में व्यक्ति रहेगा और डिप्रेशन में रहेगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसको बीमारियां लगने लगेगी। विकास में बाधा, ये व्यक्ति को सीखने से रोकता है और निराशा में के भंवर में फंसा देता है। तो मतलब कि उसके विकास में भी ये बाधा उत्पन्न कर देता है कि वो नई चीजें नहीं सीख सकता है और जो है इसकी वजह से उसमें फंस जाता है। तो ये वाला टॉपिक भी अपना हो गया है। उसके बाद में हम आते हैं अगला जो टॉपिक है, वेज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। अपन मतलब जो है लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, सकारात्मक रवैया कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। तो इसकी बात करें तो व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक दृष्टिकोण या पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए सेल्फ टॉक या स्व संवाद में सुधार, प्रतिदिन आभार व्यक्त करना, चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना और नकारात्मक लोगों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे प्रभावी तरीका है। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और कठिन परिस्थिति में शांत रहने में मदद करता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप सकारात्मक जो आपका व्यक्तित्व है वो कैसे बना सकते हैं, तो वो ऐसे बना सकते हैं कि आप अपने आप से ही संवाद करें कि भाई मैं अगर ऐसा व्यवहार करूंगा तो मेरे क्या ये सही है, क्या मेरे साथ अगर कोई ऐसा बिहेव करेगा तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। तो उस हिसाब से वो अपने सेल्फ टॉक भी करें। उसके बाद में आभार प्रकट करें, ग्रेटिट्यूड, प्रतिदिन अपना आभार व्यक्त करें चीजें जो उसको मिल रही है उसको लेकर के। उसके बाद में उसको कोई अगर प्रॉब्लम आती, चुनौती आती, तो उसको उसे किस वे में देखना है, उसको अवसरों के तौर पे देखना है। उसको ये नहीं देखना कि भाई चुनौती क्यों आ गई, अब मैं तो परेशान हो गया, ऐसा नहीं, उसको अवसर के तौर पे देखना है। और नकारात्मक लोगों से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है और प्रभावी तरीके से जीवन को जीना है और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि भाई सेल्फ टॉक, जैसे कि मैंने कह दिया कि नकारात्मक आत्मचर्चा, जैसे कि इसका अगर बात करें आत्मचर्चा नकारात्मकता को बदले, जैसे अपने आप से वैसी ही बातें करें जैसे आप किसी प्रिय मित्र से करते हैं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदले, जैसे मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं इसे सीखने का प्रयास करूंगा, ऐसा आपको अपना नेचर रखना चाहिए। उसके बाद में आभार की जो मैंने बात करी, तो रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका दिमाग सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर आपका चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना, असफलता को हार मानने की के बजाय इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर के रूप में भी देखना चाहिए कि भाई चुनौतियां जो है उसको चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक संगीत सुने, ऐसे लोगों के साथ सकारात्मक संगति चुने, ऐसे लोगों के साथ रहे जो आशावादी हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कि संगति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप वो पॉजिटिव लोगों के साथ रहें तो आपके अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आने लगेगी।
बॉडी लैंग्वेज और संचार में सुधार, सीधे बैठें, आत्मविश्वास के साथ चलें और बात करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। तो मतलब कि कोशिश करें कि आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी, बॉडी पोस्चर को भी सही रखें और जो है अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें किसी से बात करते समय। उसके बाद में मेडिटेशन और योग, तो मतलब कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए रोज 10 से 15 मिनट तो आपको ध्यान करना चाहिए। स्वयं की देखभाल, सेल्फ केयर, पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से होता है। मदद करें, दूसरों की मदद करें और उससे जो आत्मसंतोष और खुशी मिलती है वो सकारात्मकता को बढ़ाती है। तो सकारात्मक एटीट्यूड कोई रातों रात बदलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये निरंतर अभ्यास करने से विकसित होता है और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में अपने आप को बदल दिया, आपको उसमें समय लगेगा। छोटी छोटी चीजें भी अगर अच्छी आप कर पाते हैं तो उसके लिए भी आप अपने आप को थैंकफुल कहें कि हाँ, मैंने ये चीज का अपने आप में सुधार किया। उसके बाद में अगली चीज आती है डिफरेंस बिटवीन पर्सनैलिटीज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो अब बात आती है कि भाई व्यक्तित्व विकास में दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है कि डिफरेंस बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में क्या अंतर होता है। तो व्यक्तित्व विकास में दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण या पॉजिटिव जो रहता है वो आशावाद, आत्मविश्वास और समाधान खोजने पर केंद्रित है, जो विकास और सफलता को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत जो नकारात्मक एटीट्यूड रहता है ये समस्या और ईर्ष्या और असुरक्षा पर केंद्रित होता है, जो विकास को रोकता है या बाधित करता है। तो ये चीज तो हम देख चुके हैं, इसके ऊपर भी ये चीज आ चुकी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जो हमने पढ़ा वही चीज यहाँ पे उनने बता दिया। अब आ जाते हैं हम जो है सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट जो है आपकी वो काय के ऊपर है, स्किल्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के कौशल। तो व्यक्तित्व विकास के कौशल क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, इसके ऊपर आपकी जो यूनिट है वो डिपेंडेंट है। तो आपका इसका पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट क्या होता है स्किल का, और जरूरत क्या है, नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंटल स्किल्स। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स ये क्या होता है, व्यक्तित्व विकास में कौशल क्या होता है और ये किस तरीके से इसको अपन देखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि व्यक्तित्व विकास का अर्थ है स्वयं के व्यवहार, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और कौशल में सकारात्मक सुधार करने का। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो अपने व्यक्तित्व को आकर्षक, आत्मविश्वास से भरा और आत्म जागरूक बनाती है, जिससे आपका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता मिलती है। व्यक्तित्व विकास की अवधारणा की अगर बात करें तो सेल्फ इंप्रूवमेंट, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपसे बोला जाए कि भाई क्या क्या स्किल्स होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो इसकी अगर बात करें तो सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्व सुधार, ये केवल बाहरी रंग रूप नहीं बल्कि विचारों, आदतों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाता है। आत्मविश्वास की बात करें तो कॉन्फिडेंस भी जो है खुद की शक्तियों, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में ये अपने को बताता है। उसके बाद में स्किल बिल्डिंग की बात करें तो संचार कौशल, कम्युनिकेशन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस और सॉफ्ट स्किल्स का निर्माण करता है। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो हर मुश्किल में समाधान खोजना और नकारात्मकता को दूर करना होता है। अब स्किल की क्या जरूरत होती है, जैसे कि आपसे यहाँ पूछ लिया कि भाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है इसकी स्किल्स कौन कौन सी होती है, व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता क्या है। तो व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता जो है सफलता के लिए होती है कि यह पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
आत्मविश्वास को बढ़ाने हेतु ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है, चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा करता है, बेहतर संचार कौशल करता है कि लोगों से हम बात करने का तरीका हमारा सुधरता है, सकारात्मक व्यवहार मतलब कि हमारे व्यवहार और रिश्तों को सुधारता है, और साथ में जो है हमारे अंदर आत्म जागरूकता पैदा करता है। ये खुद को समझने और हमारे पोटेंशियल, हमारी जो क्षमताएं हैं उसको निखारने में मदद करता है। अब प्रमुख व्यक्तित्व विकास कौशल की जो स्किल्स हैं वो क्या क्या हैं, जो मेन काम की जो स्किल्स है, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि भाई व्यक्तित्व विकास की जो स्किल्स है वो कौन कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला होता है वो है आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, कि ये आपको जो है एक तो खुद पे भरोसा रखना सिखाता है, संचार कौशल स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से आपको बात करना सिखाता है, उसके बाद में सकारात्मक सोच, हर स्थिति में अच्छा सोचना अपने को सिखाता है, समय प्रबंधन, समय का सही इस्तेमाल करना सिखाता है, उसके बाद में हमारे हाव भाव को सुधारना, जैसे कि मुस्कुराना। कई लोग क्या करते हैं, किसी के सामने देखेंगे तो ऐसे देखते रहेंगे सीधे सीधे, वो उसके चेहरे पे स्माइल भी नहीं रहेगी। तो ये इसके स्किल्स हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका रेपोर्ट डेवलपमेंट स्किल्स, सामंजस्य विकास कौशल। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रेपोर्ट स्किल्स या सामंजस्य विकास कौशल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ आपसी विश्वास, समझ और सकारात्मक संबंध स्थापित करने की कला। ये एक प्रभावशाली इंटरपर्सनल स्किल है जो बातचीत को आसान और भरोसेमंद बनाती है। तो ये रेपोर्ट डेवलपमेंट स्किल अगर आता है आपके पास में, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी अन्य व्यक्ति से आपका जो आपसी विश्वास है, आपसी समझ है, आपसी सकारात्मक संबंधों को जो है ये स्थापित करता है और आपकी बातचीत को जो है आसान बनाता है और आपको सामने वाले के साथ में एक भरोसेमंद जो है रिश्ता बनाने में मदद करता है। रैपोर्ट को अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो तालमेल कह सकते हैं, कि भाई तालमेल विकास कौशल। तो तालमेल की अगर बात की जाए हिंदी में, रिपोर्ट को तालमेल विकसित करने के प्रमुख तरीके या स्किल्स जो है वो कौन कौन से, रिपोर्ट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इसकी स्किल बता रहा हूं मैं। तो पहला स्किल है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग। बात ध्यान से सुने, जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात को बीच में न काटे और पूरी एकाग्रता से उसकी बात को सुने। समझने के लिए सुने, जवाब देने के लिए नहीं। इससे सामने वाले को महसूस होगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। तो आपसे कोई अगर बात कर रहा है तो आप उसकी बात को यूं नहीं कि हाँ मेरे को मेरा नंबर आया मैं तुरंत उसके बात का जवाब दूं, ऐसा नहीं। आप उसकी बात को इस तरीके से सुने कि भाई हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और उसको प्रॉपर तौर पे आप सुनेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये मेरी बात को सुन रहा है। फिर जैसे कि पहला तो हो गया इसका पॉइंट रेपोर्ट डेवलपमेंट का, एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय श्रवण। दूसरी चीज होती है समानुभूति, एम्पैथी कहते हैं इंग्लिश में, या सेंसिटिविटी। सहानुभूति दिखाएं, सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और संवेदनशील और समझदार बने। बातचीत में कोमल हृदय और तेज बुद्धि का संतुलन रखें। मतलब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको जो है ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कि आपका हार्ट जो है वो कोमल है और आपकी बुद्धि जो है वो शार्प है। गैर मौखिक संवाद, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास पूर्ण बॉडी लैंग्वेज रखें। आंखों का संपर्क, बात करते समय आंखों में देखें, इससे विश्वास बढ़ता है। मतलब सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आप उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करें। मुस्कान, एक हल्की मुस्कान बातचीत के लिए सकारात्मक बनाती है। तो मतलब कि आप जब बातचीत करें तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। सम्मान और सकारात्मकता, रेस्पेक्ट एंड पॉजिटिविटी, समान आधार, कॉमन ग्राउंड, सामान्य रुचि के बारे में बात करें। उसके बाद में सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा के साथ बात करें और सम्मान करें। चाहे सहमति हो या असहमति, सामने वाले का सम्मान बनाए रखना है। अगला पॉइंट इसी का है, रेपोर्ट डेवलपमेंट का ही, वो है अनुकरण, मिररिंग या मैचिंग। अंदाज अपनाएं,
सामने वाले व्यक्ति के बोलने की गति, टोन और हाव भाव को हल्के से अपनाएं। यह विश्वास बनाने की एक शक्तिशाली तरीका है, लेकिन ये प्राकृतिक होना चाहिए, ना कि नकल। किसी का नकल नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि सामने वाले के भाव को समझे और आप भी अपने आप में उसको अनुकरण करें। व्यक्तित्व विकास के अन्य टिप्स जो है वो आश्वस्त रहें, खुद पर विश्वास रखें, परिस्थिति के अनुरूप ढलें। जैसी परिस्थिति है उससे खुद को बदलना एक बेहतर पर्सनैलिटी की पहचान होती है। और स्पष्ट संवाद, अपनी बात को साफ और संक्षिप्त शब्दों में कहें। तो अगर इसके महत्व की बात करें रैपोर्ट डेवलपमेंट स्किल्स की, तो इसमें रैपोर्ट डेवलपमेंट से आप न केवल बेहतर रिश्ते बनाते हैं बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि ये बातचीत को सहज और भरोसेमंद बनाता है। तो ये होता है रैपोर्ट डेवलपमेंट स्किल्स। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट आता है आपका स्किल्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू, कि भाई आपको एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए जो है क्या स्किल आपके अंदर होने चाहिए। तो सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए जो है आपके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग जो है अब फाइनल ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कभी जॉब के लिए जाएं, तो उस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंटरव्यू में सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी होता है, प्रभावी संचार मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट बोलें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, मुस्कुराएं और धैर्य पूर्वक सुने, आत्म जागरूकता, सही ड्रेसिंग, समय की पाबंदी और समस्या सुलझाने की क्षमता व्यक्तित्व विकास के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। तो यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके अंदर ये चीजें तो होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आपको लिखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है कि पहला तो होता है कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करनी है आपको ताकि आप आत्मविश्वास से भरे हो। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, आपका व्यवहार जो है वो पॉजिटिव दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है सीधे बैठना और आपकी जो बाकी चीजें हैं मुस्कुराते रहना, थोड़ा स्माइल रखना चेहरे पे, पोशाक और ग्रूमिंग, आपके कपड़े जो है साफ सुथरे होने चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस, अपनी योग्यताओं और कमजोरियों को समझना चाहिए। उसके बाद में अच्छे से सुनना चाहिए, सक्रिय श्रवण होना चाहिए, स्पष्ट और सटीक संवाद होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और निर्णय लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इंटरव्यू में जो है कुछ अतिरिक्त टिप्स भी कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका सही साट होना चाहिए, टाइम के पहले पहुंचना चाहिए, व्यवहार जो है वो आक्रामक नहीं रखना चाहिए, शांत स्वर में बात करनी चाहिए। और तैयारी की अगर बात करें तो कंपनी और नौकरी की भूमिका के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च आपको करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो है आपका थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब क्या होता है? तो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का मतलब ये होता है कि आपको जो है अपने अपने विचारों को जो है पूरी तरीके से सोच समझ के सामने वाले के सामने रखना चाहिए, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए कि भाई आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से पूरी समझेंगे और उस प्रॉब्लम को जो है पूरी तरीके से कैसे जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपका जो अगला जो टॉपिक है वो आता है स्किल्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी एनहेंसमेंट स्किल्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि स्किल्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ये जो है इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आपको मैनेज करना है और आपकी पर्सनालिटी को कैसे एनहेंस करना है, इसके स्किल्स। तो सोशल मीडिया की मैनेजमेंट की अगर बात की जाए,
के कौशल विकास व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ये प्रभावी संचार, रचनात्मक धैर्य, समय प्रबंधन और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये डिजिटल साक्षरता, ब्रांड निर्माण और संकट प्रबंधन में निपुणता लाते हैं, जो किसी के व्यक्तित्व को आत्मविश्वासी और पेशेवर बनाने में मदद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया के मैनेजमेंट के स्किल्स क्या होते हैं, तो आपको मैं अब स्किल्स बता रहा हूं, उन स्किल्स को आपको याद रखना है। तो पहला स्किल है आपका संचार कौशल, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षक संदेश लिखना होता है जो लोगों को प्रभावित कर सके। तो मतलब सोशल मीडिया में आपको स्पष्ट लैंग्वेज में और आकर्षक संदेश लिखना है जो कि आपको लोग आपसे प्रभावित हो। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, नया और आकर्षक कंटेंट जैसे कि चित्र, वीडियो और कहानी को बनाना चाहिए। समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट, पोस्ट को समय पर शेड्यूल करना, सोशल मीडिया पर बिताए गए समय का भी सही प्रबंधन आपको करना चाहिए। धैर्य और संकट प्रबंधन, पेशेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट, नकारात्मक टिप्पणी को चतुराई से संभालना और किसी भी प्रकार के ऑनलाइन संकट का सामना करने की क्षमता भी विकसित करना चाहिए आपके। फिर विश्लेषणात्मक सोच, एनालिटिकल थिंकिंग, सोशल मीडिया के डेटा को समझकर ये जानने की कौन सी रणनीति सफल हो रही है और कौन सी नहीं। तो सोशल मीडिया के स्किल्स बता रहा हूं मैं आपको। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पहचान, अपनी एक अनूठी डिजिटल छवि बनाना चाहिए और सक्रिय सुनना, सोशल लिसनिंग, ट्रेंड्स और लोगों के विचारों को समझकर उनके अनुरूप अपनी बात को रखना चाहिए। यही एक पेशेवर जीवन में सफलता दिलाता है। तो ये स्किल्स मैंने आपको जो बताई, ये सोशल मीडिया वाली स्किल्स हैं। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये थोड़ा सा वीडियो लेंथी होने वाला है, तो आप अपना काम भी करते जाएं साथ में और मोबाइल को एक तरफ रख करके सुनते जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जब आप किताब सामने रख करके जब आप पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगती है कि आप पढ़ते पढ़ते एक पेज भी नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर आप उठ के चले जाते हैं या फिर मोबाइल चलाने लगते हैं, या कहीं और दिमाग चला जाता है। तो बेटर ये है कि ये जो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा सुन करके अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको लग रहा है तो आप इसको अपने मोबाइल को एक तरफ रख के आप अपना काम भी करते जाएं और सुनते जाएंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो 2 यूनिट तो मैंने आपकी करा दी, अब आती है बारी तीसरी यूनिट की, जो कि आपकी आखिरी यूनिट है। तो अब इसमें जो है ये यूनिट काय के ऊपर है, आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट, मतलब कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन की, कि भाई व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस किस तरीके से होता है। इसके अलग अलग टॉपिक्स इसमें बताए गए हैं, इनको अपन देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि पहला टॉपिक जो है वो है पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, व्यक्तित्व मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है। तो भाई व्यक्तित्व जो है उसके मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए आत्मविश्वास, संवाद, सकारात्मक सोच और बॉडी लैंग्वेज के आधार सबसे प्रमुख कौशल हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पर्पस बताना है हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो वो क्या है, वो है व्यक्तित्व विकास का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास बढ़ाना, व्यवहार में सकारात्मकता लाना और संचार कौशल को बेहतर बनाना होता है। ये व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाकर चुनौतियों को सामना करने, बेहतर रिश्ते बनाने, तनाव कम करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका पर्पस क्या होता है, व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का उद्देश्य, कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपके व्यवहार में सकारात्मकता लाता है, आपका संचार कौशल बेहतर करता है, और ये जो है आपको सेल्फ अवेयर बनाता है, आत्म जागरूक बनाता है और चुनौतियों से सामना करना सिखाता है, आपके रिश्ते बेहतर बनाता है लोगों के साथ में, आपके तनाव को कम करके और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत भी करता है। उसके बाद में अब बात की जाए कि भाई व्यक्तित्व विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो व्यक्तित्व विकास के मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो
आत्मविश्वास बढ़ाता है, मतलब खुद पे भरोसा बढ़ाता है और संकोच को दूर करता है। उसके बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड, ये जीवन के प्रति हमको नकारात्मकता से दूर करता है। उसके बाद में बेहतर संचार कौशल, ये हमको अच्छे से प्रभावी ढंग से अपने को बात रखने का क्षमता पर का विकास करवाता है। मानसिक और भावनात्मक मजबूती लाता है, तनाव कम करना और भावनाओं को समझकर उन पर नियंत्रण पाने के लिए सिखाता है। आत्म जागरूकता मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस, अपनी शक्तियां, कमजोरियां और भावनाओं को सही ढंग से समझाना सिखाता है। करियर में सफलता, कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन और तालमेल और लीडरशिप क्वालिटी विकसित करता है। व्यक्तित्व में निखार, रहन सहन, बात करने का तरीका और व्यवहार में सुधार भी लाता है। तो अगर संक्षेप में बात की जाए तो आपको एक बेहतर, समझदार और आकर्षक इंसान बनाता है, जो हर स्थिति में शांत और सफल हो सकता है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद में व्यक्तित्व मूल्यांकन, मतलब कि पर्पस क्या होता है आपके, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है आपके जीवन में, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका है मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड। तो ये क्या होता है, तो 3 टॉपिक और बचे, फिर अपना वाइंड अप होता है। तो व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व आकलन या अवलोकन विधि जो की बात करें तो, या पहले अब हम बात कर रहे हैं कि मेथड बताने हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के, कि भाई तो पहला मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन, दूसरा मेथड है इंटरव्यू मेथड। तो अभी हम बात कर रहे हैं काय की, ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अवलोकन विधि। तो एक वस्तुनिष्ठ या प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार को स्वाभाविक या नियंत्रित परिस्थिति में देखकर उसके व्यक्तित्व के गुणों को विश्लेषण किया जाता है। ये विधि विशेषकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो अब इस अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन विधि की अगर बात की जाए, इसके मुख्य बिंदु मैं आपको बताता जाता हूँ, आप बस इनको ध्यान रख लो तो अपने आप आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि के पहला बिंदु है अर्थ। व्यक्ति की बाहरी व्यवहार जैसे बोलने का तरीका, प्रतिक्रिया, समूह में बातचीत, खेलने का तरीका आदि को देखकर रिकॉर्ड करना। फिर होता है दूसरा प्रक्रिया। इसमें पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर जो रहता है वो व्यक्ति को भिन्न भिन्न परिस्थिति में देखकर एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसका विश्लेषण करता है। मतलब कि ऑब्जर्वेशन, नाम से मालूम पड़ रहा है ऑब्जर्वेशन मेथड, कि किसी की पर्सनैलिटी को कैसे कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे। तो पहला तरीका तो बोल दिया कि भाई उसके बोलने का तरीका कैसा है, वो प्रतिक्रियाएं कैसे देता है अलग अलग चीजों में, और समूह में बैठे हैं तब बात कैसी कर रहा है, खेलने का तरीका कैसा है, वो चीज। फिर आप ऑब्जर्वेशन मेथड का दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका, पहला तो क्या अर्थ, दूसरा होता है प्रक्रिया। तो इसमें क्या है कि अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति कैसे रिएक्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। और अगर हम प्रकार की बात करेंगे कि भाई इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो एक होता है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन मतलब कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें प्रेक्षक उन व्यवहारों में खुद शामिल होकर काम करते हुए अध्ययन करता है, जैसे समूह के साथ मिल करके। तो ये क्या होता है कि इसमें जो है ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है वो उनके साथ ही शामिल होकर काम करता है। फिर एक होता है असहभागी अवलोकन, मतलब कि प्रेक्षक दूर से ही जो है इंसान को देखता है और अध्ययन करता है कि हाँ ये कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक होता है नियंत्रित अवलोकन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। किसी प्रयोगशाला या निश्चित वातावरण में व्यवहार की जांच करता, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह में, एक कमरे में, कि ये यहाँ कैसे रिएक्ट कर रहा, स्टेज पे कैसे रिएक्ट कर रहा, किसी रूम में कैसे रिएक्ट कर रहा, वो होता है कंट्रोल्ड या नियंत्रित अवलोकन। एक होता है अनियंत्रित अवलोकन, मतलब कि अनकंट्रोल्ड, मतलब कि स्वाभाविक परिस्थिति में सामने वाले का व्यवहार कैसा होता है, इस चीज का ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब ये होता है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के फायदे क्या होते हैं, तो ऑब्जर्वेशन मेथड के फायदे ये होते हैं कि ये एक वस्तुनिष्ठ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। ये स्वाभाविक व्यवहार को जानने के में सहायक होता है। इसका उपयोग बच्चों या उन व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है जो साक्षर नहीं है, जो साक्षात्कार नहीं दे सकते। मतलब कि अगर उनको, कुछ लोग इंटरव्यू से डरते हैं तो उनको उनके नेचर के अनुरूप वो नॉर्मली कैसे बिहेव कर रहे हैं इसका ऑब्जर्वेशन करके वो चीज निकाली जा सकती है। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, किसी चीज के गुण होते हैं तो किसी के दोष भी होते ही हैं।
तो ऑब्जर्वेशन मेथड के दोष क्या हैं? प्रेषक की उपस्थिति में व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है। मान लो कि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर पता रहे कि भाई ये मेरे को ऑब्जर्व कर रहा, तो अपना व्यवहार में अपन परिवर्तन करने लगेंगे। अगर उसको नहीं पता है तो वो बात अलग हो जाती है, पर अगर पता है तो वो सामने वाला व्यक्ति उस हिसाब से बिहेव करने लगा। प्रेषक अपनी व्यक्तिगत धारणाएं और पूर्वाग्रह निष्कर्ष को प्रभावित कर सकते हैं। ये विधि समय लेने वाली है और इसमें प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति ही चाहिए। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति की छिपी हुई आदतें, कमजोरी और मजबूत पक्ष को पता लगाया जा सकता है और उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक सुधारों में मदद भी करता है। तो ये तो हुई ऑब्जर्वेशन मेथड। अगली मेथड होती है इंटरव्यू मेथड। अब इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इंटरव्यू मेथड का मतलब ये होता है कि व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व मापन का साक्षात्कार एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और व्यवहारिक तरीका है। इसमें विशेषज्ञ और उम्मीदवार के बीच आमने सामने बातचीत होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के विचार, भावनाएं, रुचि और व्यवहार का आकलन किया जाता है। मतलब कि इंटरव्यू जो नॉर्मल होता है, व्यक्ति सामने कोई बैठा रहता है, वो उसके बातें उससे करता है कि भाई उसका व्यवहार को देखता है, उसकी भावना, उसकी रुचि और इन सब चीजों का अध्ययन करता है या आकलन करता है। अब व्यक्तित्व विकास में इंटरव्यू की क्या आवश्यकता है? तो इसमें एक तो व्यक्ति की का गहराई से अध्ययन हो जाता है। ये केवल पूछे गए सवालों का जवाब नहीं, बल्कि ये व्यक्ति के आत्मविश्वास, हाव भाव, बोलने के तरीके और तनाव को संभालने की क्षमता को भी उजागर करता है। उसके बाद में व्यावसायिक सफलता। नौकरी में साक्षात्कार 10 से 15 मिनट के उम्मीदवार की भावनाएं, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और उनके भविष्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति को अपनी ताकतों और कमजोरियों के बारे में पता चलता है, जिससे वे अपनी व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। साक्षात्कार भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक होता है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें प्रश्न पहले से ही निर्धारित होते हैं और साक्षात्कार एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है और तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय होता है। असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ये अनौपचारिक होता है और बातचीत के प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है। ये व्यक्ति के स्वभाव को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। मतलब कि संरचित का मतलब ये होता है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि पहले से ये फिल्म बनाई होती है कि ये इसके सामने वाले से पूछना है और बात खत्म हो जाती है। उसमें क्या होता है कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, वो बातें पूछ के बात खत्म करते हैं। एक होता है असंरचित, तो मतलब कि उसमें वो कैसा जवाब दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चीज आगे बढ़ती जाती, तो उसको अपन असंरचित साक्षात्कार कहते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। एक होता है तनावपूर्ण साक्षात्कार, स्ट्रेस इंटरव्यू। इसमें उम्मीदवार के तनावपूर्ण स्थिति में डाल करके ये देखा जाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में वो कैसी जो है रिएक्शन देता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अगला आपका टॉपिक आता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये क्या होता है? कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो व्यक्तित्व इन्वेंटरीज मतलब कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरी मनोविज्ञान उपकरण है जो किसी व्यक्ति के लक्षणों, व्यवहारों और भावनाओं को मापते हैं। मतलब कि ये मापन प्रक्रिया अपन कह सकते हैं इसको। ये आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली है, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज है के रूप में होता है, जो आत्म जागरूकता बढ़ाकर और व्यक्तिगत शक्तियों, कमजोरियों को उजागर करके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। उसके बाद में व्यक्तित्व इन्वेंटरी के उपयोग क्या क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज के उपयोग क्या है। एक तो आत्म जागरूकता, ये उपकरण किसी व्यक्ति को उसकी अंतर्मूर्खता, बहुमूर्खता और भावनात्मक स्थिरता के बारे में जानकारी देता है। विकास के क्षेत्रों को पहचानता है, मतलब कि कमजोरियों को और सुधार के क्षेत्रों को जानकर अपने व्यक्तित्व में निखार लाता है। करियर और नेतृत्व विकास, मतलब कि ये जैसे परीक्षण, नेतृत्व,
क्षमता को समझने और में मदद करता है, जो नौकरी और करियर में वृद्धि करते हैं और व्यवहार को समझने में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज मतलब कि मनोविज्ञान उपकरण। मनोविज्ञान उपकरण मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो खुद आत्म विश्लेषण करना, खुद का आत्म विश्लेषण करना, आत्म जागरूकता के बारे में अपने आप को सेल्फ जागरूक करना, अपने 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 अंदर की जो है स्ट्रेंथ को पहचानना, अपने व्यवहार को समझना, ये सब चीजों का इसमें स्टडी किया जाता है। उसके बाद में वहीं प्रोजेक्टिव टेस्ट जिसको हम कहते हैं प्रक्षेपी परीक्षण, इसका मतलब ये होता है व्यक्तित्व विकास और मूल्यांकन की एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो अस्पष्ट चित्र, स्याही के धब्बों और अधूरे वाक्यों के माध्यम से किसी व्यक्ति के अवचेतन मन, छिपी हुई भावना, संघर्ष और प्रेरणा को उजागर करती है। ये परीक्षण व्यक्ति को अपनी आंतरिक भावनाओं को, उत्तेजनाओं को पर प्रक्षेपित करने के लिए प्रेरित करता है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो अचेतन मन होता है व्यक्ति का, उसमें जो है उसकी स्टडी की जाती है कि भाई वो किसी मान लीजिए कि किसी को बिठा के उसको कोई सी फोटो दिखा दी और बोला कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तो उसमें वो कैसे उस चीज को बताता है, वो उसकी अंदर की पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। वो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज का मतलब तो ये है कि खुद का आत्मविश्लेषण करना, और प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ चीज उसको दिखाना, प्रोजेक्ट करना और उस पे वो सामने वाले का रिएक्शन देखना कि उससे उसको क्या चीज समझ में आती है। तो लेक्चर काफी लॉन्ग है, लेंथी है, पर ये है कि आपके बहुत काम का है। अगर यही चीज आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको ये जो है बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी, और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। इसी तरीके से मैं जो है आपको और भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्टिंग हो, चाहे और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं सभी के लिए जो है आपको इसी तरीके से लॉन्ग लेक्चर बना दूंगा, चाहे वो तीनों ईयर के बनाऊंगा मैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको किस तरीके के और वो कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो लेक्चर चाहिए वो भी मुझे बताइए, तो जिससे कि आपके लिए मैं जल्दी से जल्दी तैयार कर सकूं, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग टॉपिक्स पे मुझे एक साथ अगर बोलेंगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मुझे अभी से आप बता दीजिए कि आपको क्या, किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट में आपको वीडियो लेक्चर चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।